Assalamu alaikum students. Today we are discussing about types of data. C++ has a large number of fundamental or built-in object types. Like fundamental objects type different categories: integer types, float type and character types. आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में अगर कोई डाटा की जो टाइप यूज़ करते हैं नॉर्मली थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन जो कॉमन है इंटीजर टाइप आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अब उसमें फर्स्ट थिंग इसका है द बेसिक इंटीजर ऑब्जेक्ट जो टाइप है उनमें एक तो ये है कि आप इंटीजर की टाइप बताते हैं और दूसरा उसमें साइज़ बताते हैं. लाइक द साइज़ ऑफ एन इंटीजर डिपेंड्स ऑन द मशीन एंड कंपाइलर. लाइक अगर जो आप कंपाइलर यानी डेव जो आपका वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कितने बिट्स का 16 बिट या 32 बिट्स इंटीजर टाइप की बात हो रही है. कंपाइलर के वर्जन की बात नहीं हो रही. कंपाइलर में जो इंटीजर टाइप आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो 16 बिट्स के होंगे या 32 बिट्स के होंगे. अब उसमें अगर दो टाइप्स हैं, एक शॉर्ट टाइप इंटीजर होते हैं एक लॉन्ग टाइप. शॉर्ट टाइप टिपिकली यूज लेस बिट्स लाइक 2 बाइट्स एंड लॉन्ग टाइप यूज 4 बाइट्स. इसमें थर्ड वन भी है साइन और अनसाइन. अनसाइन भी यानी कि आपके पॉजिटिव या होल नंबर इस टाइप के भी. डिफरेंट टाइप्स अलाउ प्रोग्रामर टू यूज़ रिसोर्स मोर एफिशिएंटली. इंटीजर्स में आपके लाइक कांस्टेंट आ सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं. अब इंटीजर में कांस्टेंट फॉर्म कौन कौन सी हैं? लाइक डेसिमल में अगर बात करें 0 से लेकर अप टू 9 तक. ऑक्टल की अगर सिस्टम में बात करें तो 0 से लेकर 7 तक. डेसिमल की अगर बात करें हेक्साडेसिमल में बेस 16 यानी कि 0 से लेकर 16 तक यानी कि ये आपके इनका फॉर्मेट दिया हुआ है. अब ये डिफरेंट कन्वर्जन है डेसिमल की और डेसिमल ऑक्टल और बेस डिफरेंट जो आपके नंबर सिस्टम है, लेकिन इसकी यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं. करेक्टर टाइप ऑब्जेक्ट्स, इसको CHAR से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम इसकी टाइप बताते हैं. चार इज़ फॉर स्पेसिफाइंग करेक्टर डाटा. आप डिफरेंट टाइप के करेक्टर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो चार है. CHAR. CHR variable may hold only a single lowercase letter, a single uppercase letter, a single digit, or a single special character like this: a, dollar sign, 7 और स्टेरिक etc. यानी कि करेक्टर्स के लिए आप इस टाइप के अगर आपने अल्फ़ाबेट्स या सिंबल यूज़ करने हैं तो आप ऊपर लाइक जहाँ पर फंक्शन आपका मेन स्टार्ट होता है वहाँ पर इंट लिखते हैं, तो इसी तरह आप CHAR को भी वहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे. और नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ केस सेंसिटिविटी. लाइक दैट इज़ ए एंड ए आर नॉट सेम. यानी कि स्मॉल ए और कैपिटल ए की मीनिंग्स प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में डिफरेंट है. स्टोरेज कैपेसिटी जो करेक्टर टाइप्स होते हैं उनकी 8 बिट यानी 1 बाइट की इक्वल होती है. सेम इस तरह आपके डिफरेंट जो आस्की कोड्स हैं जिसको हम इस प्रेजेंट करें नीचे ए को हम आस्की में 65 बिट्स में और इस तरह के कैरेक्टर टाइप ऑब्जेक्ट्स. इसमें अब नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि आप स्पेशल जो करेक्टर्स वहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं या अब सी आउट की कमांड यूज़ करते हैं उसके लास्ट में वहाँ पर कुछ /n/t हमने शायद लास्ट टाइम भी यूज़ किए थे. उसमें आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो आपके इनको स्केप कोड्स कहते हैं. स्केप कोड्स लाइक /t किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने टैबिंग यानी स्पेसिंग के लिए, /n जो है न्यू लाइंस के लिए, डबल स्लैश आपका वो बैक स्लैश के लिए, सिंगल स्लैश विद आपका कॉमा डिनोट्स अ सिंगल कोट्स, दिस वन बैक स्लैश डबल कोट्स डबल कोटेशन के लिए. /t इज़ द एक्सप्लिसिट टैब करेक्टर. /n इज़ द एक्सप्लिसिट न्यू लाइन करेक्टर. यानी कि इन दो का फंक्शन नॉर्मली कॉमन आपका न्यू टैब यानी स्पेसिंग के लिए और न्यू लाइन पे जाने के लिए आप /n यूज़ करेंगे. आप अगर दो दफ़ा /n यूज़ करेंगे यानी कि आपकी लाइन की स्पेसिंग 2 लाइन्स की आ जाएगी. /t मीन्स है कि आप एक ही लाइन में एक वर्ड्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं. और /n इस पर्पज़ के लिए है कि आप एक लाइन पे मौजूद हैं यानी लाइन नंबर 2 पे हैं तो 3 पे या 5 पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप /n यूज़ करते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, फ्लोट्स यानी कि जिसमें आपके पॉइंट्स की फॉर्म में आपके अगर कोई डिजिट्स हैं यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप ऊपर जो डिफाइन करेंगे फ्लोट. फ्लोट पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप से रिप्रेजेंट रियल नंबर. इसमें इंटीजर पार्ट्स भी हो सकते हैं फ्लोटिंग में और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं. लाइक द नंबर 108.1517. अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें
तो इसके दो पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज़ 108 आ जाएगा जो कि इंटीजर पार्ट है, और 1517 आपका फ्रैक्शनल पार्ट्स है। यानी कि अगर आपका सिंपल इंटीजर आप अगर कोई इंटीजर वैल्यू भी देते हैं, तो अगर ऊपर आप मेन वहाँ पर फ्लोट यूज़ कर लेते हैं इंट की बजाय, और नीचे अगर आप सिंपल इंटीजर यूज़ करते हैं तभी वो आपकी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, उसका आपका एरर जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट में आपके इंटीजर भी आ जाते हैं। आल्सो C++ provides 3 floating points objective type. लाइक फ्लोट में देखें आपके नॉर्मली ऑफ्टन 4 बाइट्स के होते हैं, और अब फ्लोट में भी आगे उनकी साइजिंग के अकॉर्डिंगली है, डबल साइज, लॉन्ग डबल, इसमें आपका जो वैल्यू उसको असाइन करते हैं उसका साइज चेंज हो जाता है। यानी अगर आपने डबल या लॉन्ग जिस टाइप की यूज़ करनी है। वेरिएबल्स आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। आप डिफरेंट जो उनको नाम देते हैं लाइक XYZ UV W, ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी आप मेमोरी में एक लोकेशन बता देते हैं। जब आप कोई वैल्यू देते हैं तो वहाँ जाके वो वैल्यू उन वेरिएबल को असाइन हो जाती है। correspond to the actual location in the computer memory. Every variable has name, type, cells and values. यानी आपने अगर कोई वेरिएबल ऊपर बता दिया, डिफाइन कर दिया, या उस वेरिएबल को अगर वैल्यू देते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज डैट कि एक तो उसका नाम होगा। यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल को इसकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया है तो उसका नेम आपको पता होगा, तो आप उसको कॉल करेंगे। फिर वो किस टाइप का वेरिएबल है, उसका साइज़ क्या है, और आपने उसको वैल्यू क्या दी हुई है। when new value placed into variable override previous value. लाइक आपने एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया, उसने आपने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, तो उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, कंपाइल के बाद आपने एरर रिमूव किए, फिर रन किया। लाइक आपने उसको बाय यूज़र आपने दो वैल्यू उसको दी, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट या आपको आउटपुट आ गई, आपने प्रोग्राम सेव करके फिर ऑफ कर दिया। आपने अगेन वो प्रोग्राम ओपन किया, तो जो फर्स्ट टाइम आपने उसको वैल्यू दी हुई थी, अब जब नेक्स्ट उसको दोबारा चलाएंगे तो जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं, आप न्यू जब इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो प्रीवियस वाली वैल्यू आपकी ओवरराइट हो जाएंगी। ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली इसकी मेमोरी में आपका ओवरराइटिंग की ऑप्शन होती है। इंटीजर 1, लाइक ये आपका वही सिंटेक्स यूज़ किया जा रहा है कि सी आउट प्लीज इनपुट योर फर्स्ट इंटीजर। आपने इंटीजर पुट किया। नेम्स, नेमिंग used to denote program values or components. A valid name is a sequence of, अब जो अगर आपने कोई भी नाम देना है तो उसका लेटर्स अपर और लोअर केस भी हो सकता है। फर्स्ट वन, अ नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट्स। आपने जो नेम है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो नाम आपका किसी भी अल्फ़ाबेट से आएगा, तो उसके लिए आप करेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। नेम्स आर केस सेंसिटिव, लाइक माई ऑब्जेक्ट इज एग्जाम्पल दी हुई है, माई ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट नेम देन माई ऑब्जेक्ट। यानी कि आप ये अगर फर्स्ट देखेंगे, आपका माई ऑब्जेक्ट एक ये लिखा हुआ है और एक ये, इन दोनों का आपका मीनिंग डिफरेंट बनता है, क्योंकि ये केस सिस्टम है आपका, अपर और लोअर केस से डिफरेंट आ जाएगा, इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ नेम्स। अब कौन कौन से नेम हो सकते हैं, लाइक एक कीवर्ड्स और एक आइडेंटिफायर। अब कीवर्ड्स क्या चीज़ हैं? कीवर्ड्स जो ऊपर आप बताते थे प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करते हैं, इंट मेन, इंट करेक्टर, फ्लोट। कीवर्ड्स आर वर्ड रिजर्व एज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। आप जो C++ की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स रिजर्व किए गए हैं जो कि इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल आपके वो कीवर्ड्स हैं। एंड दे कैनॉट बी यूज बाय द प्रोग्रामर टू द नेम थिंग्स। लाइक आप इनको किसी नेम पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर ओनली, यानी कि इनमें लोअर केस लेटर्स होते हैं। आल्सो दे हैव स्पेशल मीनिंग ऑफ टू कंपाइलर, यानी कि आपने ये जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक इंट, फ्लोट, रिटर्न, डबल, इनके स्पेसिफिक मीनिंग है। आप इनको एज ए कीवर्ड यूज़ करोगे और कंपाइलर इनके मीनिंग यही समझेगा। अगर आपने इनको कहीं और किसी पर्पस के लिए यूज़ किया तो वो हो सकता है मे बी एरर जनरेट कर देगा। लाइक डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स हैं, आप देखें यहाँ पर दिए हुए C++ की लैंग्वेज के कंपाइलर में कौन कौन से हैं। ऑटो का है, कॉन्टीन्यू है, ब्रेक है, डिफ़ॉल्ट है, इफ़ है, शॉर्ट, स्विच, और लाइक और बहुत सारे हैं, डिलीट, ये फर्दर आपकी लिस्ट दिए हुए है, लेकिन वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली आपके प्रोग्राम के, आपको किस टाइप के उसमें कीवर्ड यूज़ करने हैं। लाइक फ्लो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, गो टू, रिटर्न, वाइड, नॉर्मली कीवर्ड हम ये यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर,
फर्स्ट थिंग जो कीवर्ड था जो हमने पीछे बात कर ली, अब है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम एंटिटीज इन सी प्लस प्लस। इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। इट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। यानी आइडेंटिफायर क्या चीज़ है, अभी आगे हम जाके देखते हैं एग्जाम्पल में कि इसमें भी बता रहे हैं कि वो आपके लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, और इसमें डिजिट आपका यूज़ नहीं होता आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर शुड बी शॉर्ट एनफ टू बी रीजनेबल और टाइप। डिफरेंट टाइप्स के लिए आइडेंटिफायर यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडर्ड एब्रीवेशन आर फाइन बट ओनली स्टैंडर्ड एब्रीवेशन। लॉन्ग एनफ टू बी अंडरस्टैंडेबल। When using multiple words, identifier capitalize the first letter of each of word। यानी आइडेंटिफायर जब आप यूज़ करते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ सेंस होती है कि आप ये एक आइडेंटिफायर यूज़ करें। लाइक एग्जांपल में देखिए, आप अगर कोई ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई टेम्परेचर कन्वर्जन है या डिफरेंट जो काम कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, जो कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये किस पर्पस के लिए आप ये यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर इसको आप असाइन कर रहे हैं। डेफिनेशंस आर डिक्लेरेशन, यानी कि आपने कोई चीज़ डिफाइन कर दी है, डिक्लेयर कर दी है, आपने प्रोग्राम में बता दी है। ऑल ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स दैट आर यूज इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिफाइंड। यानी कि आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल्स जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपको पहले डिक्लेयर करना होगा। एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन स्पेसिफाई। अब आप जो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें फर्स्ट थिंग इज डैट कि पहले आप उसकी टाइप बताएंगे, लाइक किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, एनीथिंग है, और फिर उसका आइडेंटिफायर, और लाइक जनरल डेफिनेशन जो आप उसकी डिफाइन कर देंगे। लाइक ये देखिए एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कि आपने टाइप किस टाइप की यूज़ की है, ठीक है, जो नॉन टाइप है आपके पास, और उसमें आइडेंटिफायर कौन सा यूज़ किया है आपने। ये फर्दर आगे अगर प्रोग्राम में आपको एग्जांपल से इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम जो आइडेंटिफायर और आपके जो कीवर्ड हैं उनको किस तरह यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में देख लें कि लाइक आपके करेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोट में अब एक छोटी सी एग्जांपल में दिए कि आपके करेक्टर में क्या चीज़ होती है, फ्लोट में लाइक अगर आपका कोई ग्रेडिंग सिस्टम है या स्कोरिंग सिस्टम है, तो वो या टेम्परेचर है आपका लाइक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये आपके इन फ्लोट्स की कैटेगरी में आते हैं। या अगर फर्दर आपने इनको डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि यहाँ पर आपने इनको नाम दे दिया को इंटीजर टाइप की क्या चीज़ है। अब इसमें अगर देखें तो आपका जो स्कोर है, टेम्परेचर है, फ्लोट टाइप का है, और रिस्पॉन्स ये लाइक करेक्टर है आपका, तो मैंने इसको सी कह दिया। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जनरल टाइप एग्जांपल है। Value of an object is whatever is in it is assigned memory location. Location in memory where a value can be stored in a program. यानी आप अगर जो वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वो आपके प्रोग्राम की मेमोरी में जाकर लोकेट हो जाती है। जिसको स्किप कर दें, ये चीज़ एक है कि इंसर्शन ऑपरेटर जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सी आउट या सी टी कमांड में यूज़ करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। ये ऊपर आपने हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट कॉम लिखते हैं, और उसमें आप ये जो आप सी आउट के बाद ये सीन के बाद ये चीज़, ये वाला जो है ये इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि स्ट्रीमिंग ऑपरेटर यूज होते हैं। व्हेन यूज विद एसटीडी दिस सिंटैक्स वेट्स फॉर द यूजर ऑफ इनपुट अ वैल्यू एंड स्टोर द वैल्यू इन द वेरिएबल टू द राइट ऑफ द ऑपरेटर। मीन्स कि अगर हम ये वाली सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं तो देखें कि ये हमने कमांड दी है जो उसका उसके राइट साइड पे जो हमने वेरिएबल बता दी है। सीन आपको पता है कि होता है इनपुट के लिए, हमने इनपुट ली है यूज़र से, वो वैल्यू आपकी माई वेरिएबल के नाम में जाके सेव हो गई है। अगर हम ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे तो वो ये चीज़ बताता है द यूज़र टाइप अ वैल्यू, यूज़र एक वैल्यू टाइप करेगा, एंटर करेगा, और वापस जाके वो आपके इस माई वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। ये इसका मकसद ये होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो फिर आपको अगेन वापस उसको डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक वेट फॉर यूज़र इनपुट देन स्टोर इनपुट इन माई वेरिएबल। यूज़र से आपने इनपुट ली, कीबोर्ड से आपने एंटर किया, और वो वैल्यू आपकी माई वेरिएबल, एक ये नाम है, इस पर जाके आपने सेव होगी, यानी लोकेशन है, फोल्डर का नेम है जहाँ जाके इसकी वैल्यू आपने असाइन की थी। असाइन, अब असाइन से आगे ये चीज़ आ गई इक्वल। इक्वल जो आपका है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपने कोई वैल्यू बताते हैं वो जाके इसको असाइन हो जाती है। असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, लाइक मेरी माई वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू इनपुट की है तो वो जाके इसको असाइन हो गई है। बाइनरी ऑपरेटर हैज़ टू ऑपरेंड, लाइक एग्जांपल में देखें कि सम इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। आपने दो वेरिएबल की वैल्यू इनपुट की है,
इन दोनों का सम आ गया, यानी 2 + 3 वो किसके इक्वल है, 5, यानी कि सम की वैल्यू इक्वल टू 5। जो 5 होगा वो आपके सम वाली वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब सिंपल सा प्रोग्राम है कि दो नंबर्स को हमने ऐड करने हैं। फर्स्ट 2 लाइन में आपका सिंपल कमेंट्स लिखे हुए हैं, वो प्रोग्राम का ऐसा नहीं है, बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि डबल स्लैश के जो आगे आपका लिखा होता है वो कमेंट्स होता है। यहाँ से लाइन नंबर 3 से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आपने पहले डायरेक्टरी लिखी #include istream.com, फिर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा आपने, फिर इंट मेन। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके चलते हैं, मेन आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि एल्गोरिथम और सूडो कोड, फिर फ्लो चार्टिंग एंड लास्ट में आपका ये प्रोग्राम बनता है। अब हम यहाँ पर क्योंकि अगेन सूडो कोड या फ्लो चार्टिंग की बात नहीं कर, सूडो कोड एल्गोरिथम की बात नहीं करते। अब सिंपली आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपने सिंपल से एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा। अब 2 नंबर यानी कि इंटीजर हैं, उनको ऐड करेगा। ऐड के लिए आप सम यूज़ करोगे। आप इस लाइन से समझ जाओ कि आपने प्रोग्राम किस टाइप का बनाना है। लाइक आपके 2 नंबर होने चाहिए, उनको सम करना चाहिए और उसका रिजल्ट आए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब डेफिनेटली 2 नंबर आपके इंटीजर टाइप हैं, तो मैंने ये जो टाइप यूज़ कर ली, ये डाटा टाइप है, यानी कि जो मैं नंबर यूज़ करूँगा वो इंटीजर होंगे। ये इंटीजर 1, इंटीजर 2 मैंने नाम दे दिए। आप यहाँ बेशक XY लिख दें, कुछ भी लिख दें, बेशक अपने नाम लिख दें, लेकिन वो फिर आपको याद रहना चाहिए कि ये मेरा इंटीजर 1 है, ये इंटीजर 2 है। जब नीचे जब सम करेंगे तो वही आपने यहाँ पर उसको वेरिएबल बताने होंगे। सम भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अब ये चीज़ मैंने डिक्लेयर की है। अगर मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं करता तो नीचे जाके वो मुझसे पूछेगा कि भाई इंटीजर 1 जो यहाँ पर मैं जिसको कीबोर्ड से जो यूज़र से मैं इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर 1 क्या चीज़ है, ऊपर क्या है, क्योंकि मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया, मैंने बताया भी नहीं है। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट सी आउट, यानी कि जो फर्स्ट आपका इंटीजर है, पहले आपकी आउटपुट स्क्रीन पे ये चीज़ डिस्प्ले आएगी, इंटीजर फर्स्ट एंटर फर्स्ट इंटीजर /n मीन्स कि न्यू लाइन। अब न्यू लाइन पे जब जाएगा, पहले मुझे आउटपुट स्क्रीन पे ये डिस्प्ले आएगा, फिर वो मुझसे पूछेगा कि सीन। अब सीन डेफिनेटली इनपुट कमांड होती है, तो मैं इंटीजर 1, यानी कि ये इंटीजर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इसको 1 का नाम दिया हुआ है, बेशक यहाँ 1 लिख दें आप या सिंपल इंटीजर लिख दें। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर 1 वो यूज़ करना है जो मैंने ऊपर बताया हुआ है। इसके बीच में सेमीकोलन के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। यहाँ पर सी इन जो यानी यूज़र से जो इनपुट ले रहे हैं, ये इंटीजर आपने जो ऊपर वेरिएबल बताए हुए हैं यहाँ पर आपने वो बताने हैं। सेमीकोलन के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको अंडरस्टूड हो कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए आप सी आउट एंटर सेकेंड इंटीजर। अब सेकेंड इंटीजर कौन सा था, ये इंटीजर 2 है, ये आ गया। फिर सम, अब सम मीन्स कि इंटीजर 1 और इंटीजर 2 की वैल्यू जो मैंने इनपुट की है उन दोनों को सम कर दें। सम करने के बाद क्या हो जी, अब मेरी आउटपुट पे क्या लिखा हुआ आएगा, आउटपुट पे लिखा होगा, देखिए ये 2 सेमीकोलन के बीच में सम इज, ठीक है। अब ये क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है, सम, यानी कि ये जो सम की वैल्यू है यहाँ पर ये लिखी हुई डिस्प्ले में आएगी। ये मैसेज इसी तरह आएगा क्योंकि ये सेमीकोलन के बीच में सम इज, सम की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट की 2 + 3 5 आ गई। एंड एल आपकी लाइन आपकी एंड होगी, प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया, आपका ये प्रिंट पे आ गया और रिटर्न 0। अब ये साथ में इसके लिखे हुए हैं कमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपको पता हो कि ये जो लाइन नंबर 7 है, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कि मैंने इसका प्रॉम्प्ट यूज़ किया है इनपुट, यानी कि रीड एंड इंटीजर। रीड्स मीन कि आप यूज़र से जो इनपुट लोगे, अगेन इंटीजर 2, देन इसको सम करोगे, यानी कि इसका मैंने असाइन किया, फिर इसका रिजल्ट आउटपुट आया और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ये सिंपली एक प्रोग्राम है कि 2 नंबर को आपने ऐड किस तरह किया है। ये इसका रिजल्ट आ गया, लाइक आउटपुट दिखाइए, देखें एंटर फर्स्ट इंटीजर। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कौन सी वाली है, ये देखें, ये लिखा हुआ है इंटीजर फर्स्ट, एंटर फर्स्ट इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर 1 की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दी। अब ये 10 नीचे क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ /n डाला हुआ था। अगर /n ना डालता तो ये जो इंटीजर 1 की वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाती, यानी कि लिखा होता एंटर फर्स्ट इंटीजर और 10 यहाँ पर आता और मुझे समझ आता कि ये 10 क्या चीज़ है। फिर इसी तरह एंटर सेकंड इंटीजर वैल्यू, फिर इन दोनों का सम किया, 20 + 10 30। अब देखें सम इज़ 30, ये सम इज़ और सम की वैल्यू यहाँ पर आ गई, आपका प्रोग्राम एंड हो गया।
नेक्स्ट आपका प्रोग्राम क्या है जी, आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है, विड्थ होती है और उसका हमने एरिया, ये तीन चीज़ें, यानी कि दो हम लेंथ और विड्थ हम बताएंगे और उसके बाद एरिया। अब हो सकता है क्योंकि वो आपकी जो लेंथ है वो पॉइंट्स की फॉर्म में हो सकती है, तो हम नॉर्मली फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। अब ऊपर वही कमेंट्स दिए हुए हैं, फाइंड टू द प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर आगे डायरेक्टरीज बताई गई हैं, #include_istring.com यूजिंग नेम स्पेस std। अब इसके बारे में बताया कि जो कि टेल्स द कंपाइलर टू यूज़ नेम्स इन iostream इन अ स्टैंडर्ड वे, कि आप iostream की जो डायरेक्टरी है उसमें आप जो iostream के डायरेक्टरी में कंपाइलर्स को बता रहा है कि जो नेम यूज़ कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड वे में यूज़ करने चाहिए। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया इंट मेन से, फिर उसके बाद अब रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल देखें, ये रेक्टेंगल ही बनी हुई है, लेंथ और वेड्थ, लेंथ विड्थ एंड एरिया मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर लेंथ है, ठीक है, यानी कि अब ये बीच में लिखा हुआ है कि मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैसेज अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल /t, /t फॉर टैब स्पेसिंग के लिए होता है, फिर सी इन लेंथ। अब ये लेंथ मैंने यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही लिखना है ये वाला, क्योंकि ये जो सी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो लेंथ ऊपर मैंने बताई हुई है ये यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, हम लाइन बाय लाइन बात करते हैं। आउटपुट पे ये मैसेज आएगा, फिर कुछ स्पेस के बाद हम लेंथ की वैल्यू उसकी दे देंगे। इसी तरह हम विड्थ की वैल्यू देंगे, विड्थ की वैल्यू आएगी। फिर अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, जो लेंथ और विड्थ की मैंने वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई करेगा। अब उसका रिजल्ट एरिया में जाके स्टोर होगा, ये एरिया यहाँ पर। अब आउटपुट पे क्या लिखवाएगा, दो लाइन्स देखें, ये दो स्लैश एंड यूज़ कर रहे हैं, दो लाइन नीचे यहाँ पर, इनके बाद दो लाइन की स्पेसिंग होगी, भी चेक करते हैं इसके आउटपुट पे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, फिर दो लाइन्स, फिर आउटपुट पे एरिया इज इक्वल टू आपकी लेंथ और विड्थ और फिर एरिया, यानी लेंथ भी लिखी होगी, विड्थ भी लिखी होगी और उसके एरिया लिखा होगा, फिर रिटर्न 0। अब हम अगले इसके आउटपुट चेक करते हैं, देखिए एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल /t यानी स्पेस के लिए, फिर वो लेंथ की वैल्यू आ गई, ये हमने पुट की। फिर ये सेकंड लाइन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल /t फॉर टैब स्पेसिंग के लिए, फिर ये विड्थ की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये देखें /n, यानी कि दो लाइनों की स्पेसिंग आ रही है, दो लाइनों की स्पेसिंग के बाद एरिया लिखा होगा, देखें एक और दो लाइन की स्पेसिंग के बाद एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि ये हमने चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है कि हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। अब एरिया इज इक्वल टू, देखिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ जो मैंने वैल्यू उसकी पुट की और विड्थ की, लेंथ की और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब एक और प्रोग्राम है कि आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल सेक्शन में फाइंड करने हैं। इस प्रोग्राम में देखें हम वही ऊपर सारा फॉर्मेट। अब पहले प्रोग्राम को समझ लें कि आपके सेक्शन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हमारा ये प्रोग्राम है, मीन्स कि हम सेक्शन लिखेंगे, नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, फिर स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें, और टोटल स्टूडेंट्स कितने बनेंगे। कॉन्सेप्ट यही बनता है ना कि आपका देखें सेक्शन कितने ABCD और हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ऐड कर देंगे, जो कॉन्सेप्ट बनना चाह रहे हैं। अभी सिंपल नीचे आप प्रोग्राम में अगर आ जाए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इंट मेन से, इन नंबर ऑफ सेक्शंस, यानी कि मैंने नाम दी कि नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं पर सेक्शन में और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ मैं इसको बेशक फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दूँ कि लिखूँ एंटर टोटल सेक्शन स्टूडेंट ऑफ सेक्शंस। ये जो यहाँ पर इंट के बाद जो आपने चीज़ बतानी है इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आप नीचे जाके इसी को यूज़ करोगे, जो यहाँ पर आप इसको डिक्लेयर करोगे। आप सी आउट एंटर द नंबर ऑफ सेक्शंस, यानी कितने सेक्शंस आपके पास, आपने वो एंटर कर दिया, सेक्शंस एंटर किया आपने। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट पर सेक्शन कितने हैं आपके, और आप टोटल स्टूडेंट्स कितने हो चाहिए, जितने आपके सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल 4 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट हैं, 20 इंटू 4 आपका बनता है 80, और सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा हुआ है। और आपका आउटपुट पे क्या आएगा, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स चाहिए, तो ये टोटल स्टूडेंट्स आपके किसके इक्वल होंगे कि जो आपने इसका रिजल्ट आया है, और अगेन आपका आखिर में रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट में आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ सेक्शंस 10 है, हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं,
तो इनको मल्टीप्लाई किए आपका 400 आपके स्टूडेंट आ जाएंगे। अब इसी लेक्चर में एक टॉपिक है डिफरेंस आपके ऑपरेशंस अर्थमेटिक लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आप देख सकते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज। अर्थमेटिक ऑपरेशंस उसकी लिस्ट हमने नीचे दी हुई है कि सी प्लस प्लस में क्या उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसका ऑपरेटर कौन कौन सा है, वो फार्मूला पे अप्लाई कैसे होता है, और सी प्लस प्लस में हम उसकी एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें, देखें सी प्लस प्लस का एक ऑपरेशन है एडिशन का। एडिशन के लिए डेफिनेटली हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी कि किसी आपने वैल्यू में उस चीज़ को सम करना है, और सी प्लस प्लस का उसका आपका एक्सप्रेशन इस टाइप की फॉर्म बनेगी। सब्ट्रैक्शन की बात करें, देखें ये सब्ट्रैक्शन भी इस तरह, मल्टीप्लिकेशन में आपने, और नॉर्मली आपने याद रखना है कि ये जो आपके ऑपरेशंस हैं उनका सी प्लस प्लस में आप एक्सप्रेशन किस टाइप की होती है। एडिशन में आपके इस टाइप का, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिस वन हो गया, डिवीजन में स्लैश आ गया, और मॉडुलस या परसेंटेज में आपको याद आ जाएगा। मॉडुलस मीन्स कि आपका जो रिमाइंडर आता है वो चीज़, लेकिन नॉर्मली अभी तक हमने इसको अप्लाई नहीं किया मॉडुलस को। नॉर्मली सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऑपरेटर आपके यूज़ होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी यूज विद, यानी किसी भी न्यूमेरिक टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। एन ऑपरेंट इज़ अ नंबर और वेरिएबल यूज बाय द ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, दो इंटीजर हैं आपके, इंटीजर 1 और इंटीजर 2, आपने इनको सम करना है, तो इसके लिए आपका ऑपरेटर बीच में प्लस का ऑपरेटर है। तो इंटीजर 1 और जो इंटीजर 2 हैं वो आपके ऑपरेंड्स हैं, और जो आपका सम है बीच में प्लस है वो आपका ऑपरेटर है। यानी कि जो आप इनको नाम देते हैं वो आपके ऑपरेंड्स होते हैं, और जो बीच में फंक्शन आप इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो आपका ऑपरेटर्स होते हैं। रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। आपने ऑपरेंड किस टाइप के यूज़ किए, उसी टाइप का आपका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर इंटीजर 1 की वैल्यू 2.5 और 2.7 दे दी है, लेकिन ऊपर आपने इंटीजर बताया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका जो ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। अगर ऊपर आपने फ्लोट बताया हुआ था तो आपका रिजल्ट फ्लोट के फॉर्म में आएगा। इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर देन रिजल्ट इज इंटीजर। इफ़ वन और बोथ ऑपरेंड्स आर डबल, लाइक उनकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। लाइक ये नॉर्मली आपके मॉडुलस में यूज होता है, जो आपने इंटीजर डिवीजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। हो भी सकती है। लाइक हमने डिस्कस किया था कि जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका मैथमेटिकल फार्मूला कुछ इसी टाइप का है, b² - 4ac। ये मैंने उसका एक पार्ट लिया हुआ है। अब इस वाली एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा सी प्लस प्लस में, b² यानी b × b मल्टीप्लाई -4ac, तो एक्सप्रेशन आप किस तरह होगी। अब लाइक x × y+z, ये आपका जनरल मैथमेटिक्स है, और ये आपकी सी प्लस प्लस की एक्सप्रेशन में इस फॉर्म में होगा, x स्टेरिक स्मॉल ब्रेसिस y+z। इसकी अगर हम देख लें 1/x² + x+3, 1 ये डिवीजन की साइन हो गया, x² x × x + x+3। सेम इसी की बात करें, देख लें आपके पास 7 ब्रेसेस आ जाएंगी। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसेस, यानी कि आपने ऑपरेटर में उनको किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह परफॉर्म करना है ऑपरेशंस को। सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक्ट बिफोर अदर, लाइक मल्टीप्लिकेशन बिफोर एडिशन। फॉर एग्जांपल, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन से पहले होती है। तो बी श्योर कि जब आप किसी भी फार्मूला को, फॉर्मूलेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें पैरेंथेसिस या उनके जो सीक्वेंस का वो ख्याल रखें। या अगर आपने कोई कुछ फार्मूलेशन खुद बनाई है तो उसमें आपको पता हो कि आपने ये जो ऑपरेटर आपने अप्लाई किए हुए हैं, पैरेंथेसिस हैं, तो उनका सीक्वेंस किस टाइप का बनता है। लाइक नीचे एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है कि डोंट यूज़, आप इस तरह का a + b + c। अब इसका फॉर आप खुद ही देख लें कि अगर आप इसको लेफ्ट साइड से सॉल्व करें, a में b सम हो रहा है, b में c, और ये जो c जो 3 है वो c से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें a b और c तीनों सम हो रहे हैं और c आपका होल डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका फार्मूलेशन में, फार्मूले की कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है, जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है। अब ऑपरेटर ये पैरेंथेसिस आप यूज़ करते हैं किस पर्पस के लिए, एवुलेटेड। सबसे पहले आप इन स्मॉल पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्दर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाली
सेकंड पे, और आखिर में जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको एवेलुएट करते हैं लास्ट में जाके। ये सीक्वेंस लिखे हुए हैं आपके सॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी हुई है, तो इसमें आप जो लास्ट आपके ये सारे ऑपरेटर्स हैं, लाइक इसमें अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लास्ट में जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से होगा, और ये चीज़, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे और ये मॉडुलस, और लास्ट में जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये देखिए, पहले इसको किया हमने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको लिखने का सीक्वेंस है आपका ऑपरेटर्स की, आपने प्रेसिडेंस किस तरह करनी है। 4/5 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 2 हो गया आपका, ब्रेसेस आप इस तरह ऐड करते जाएं, फिर 3 और 5 को आपने मल्टीप्लाई किया, ये इसी तरह 7 चल रहा है। अब बीच में डेफिनेटली सम आना चाहिए था, अब ये 7 इसका मॉडुलस आ गया, क्योंकि अब देखें उसमें प्रायोरिटी में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ मॉडुलस आता है, और फिर लास्ट में जाके सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो जाएगी आपका। ये सीक्वेंस है आपकी पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस, आपका ऑपरेटर को आपने किस सीक्वेंस में यूज़ करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू को होता है, जो कि हमने बताया कि हम कोई वैल्यू किसी को देते हैं, उसको बता देते हैं। यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जनरल फॉर्म इसकी क्या है कि आइडेंटिफाइड, जो आपने चीज़ आइडेंटिफाई की आपने बताई उस साइड पे, उसके इक्वल में कोई एक्सप्रेशन आपने लिखी है, लाइक सम एक आइडेंटिफायर है इज इक्वल टू इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2 यहाँ पर, तो वो आपने वैल्यू एक्सप्रेशन की फॉर्म में सॉल्व होके उसको गिवन हो जाती है, असाइन हो जाती है। अ सिंगल वेरिएबल टू बी चेंज इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि जो वेरिएबल चेंज होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के। ऑन द राइट साइड ऑफ ऑपरेटर कैन बी, राइट साइड पे देखें आप, एक कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो वेरिएबल हैं वो हमेशा आपके राइट साइड पे होते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे होते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो आपके राइट साइड पे होते हैं। एग्जांपल में जो दिखे हुए आपको देखें, कांस्टेंट है आपका ये आपकी यानी एज, अब एज आपकी चेंज होती रहती है। अब इसमें देखिए जो कांस्टेंट है वो आपका राइट साइड पे है, और जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए वेरिएबल माई कॉस्ट इज इक्वल टू योर कास्ट, यानी कि आपकी जो इनकम है वो मेरी कॉस्ट से वो चेंज होती रहती है। लास्ट एग्जांपल में देखें एक्सप्रेशन दी हुई है, लाइक सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर इंटू 3.1419। अब 3.14 तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो डायमीटर है वो आपका चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सरकमफ्रेंस भी चेंज होगा। ये अब द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर इन सी प्लस इज नॉट इक्वल टू साइन, ये साइन नहीं है, ये ऑपरेटर है, एक वैल्यू उसको बता देता है, यानी उसको वो एक वैल्यू अलॉट कर दी गई है। जिस तरह आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर, वो है आपको एक असाइन कर दिया गया है, तो सेम इसी तरह एक चीज़ ऑपरेटर में भी एक जो कि आप कोई भी वैल्यू बताते हैं वो उसको असाइन हो जाती है उस वेरिएबल को। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी नेसेसरी ट्रू इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, क्यों? देखिए इधर नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स प्लस 3। अब नंबर ऑफ बार्स यानी कि आपकी इसकी जो वैल्यू है इसमें 3 ऐड करके वो उसी की इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि देखें इसमें 3 की वैल्यू एक और ऐड हो रही है। इन सी प्लस प्लस इट्स मीन्स द न्यू वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बार्स, यानी इसकी जो नई वैल्यू है वो इसमें 3 सम करके, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी पहले वैल्यू 2 थी, अभी 2 + 3 5 बनती है, पहले 2 थी अब 5 हो जाएगी, जो कि प्रीवियस से चेंज होती है, जिसे हम ओवर राइटिंग कहते हैं। असाइनमेंट एक्सप्रेशन एब्रीवेशन आपकी किस टाइप की होती है कि प्रोग्राम कैन बी रिटन एंड कंपाइल अ बिट फास्टर बाय यूज ऑफ एब्रीवेशन। C++ प्रोवाइड सेवरल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के हैं, कौन कौन से? एडिशन के लिए देखें आपने, अगर एडिशन लाइक इसमें C इज इक्वल टू C+3 एब्रीवेटेड टू C+=3। अब ये आगे हमारे सारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर आएंगे कि लेस दैन, इक्वल टू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आएंगे, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। लेकिन उनके उससे पहले हम थोड़ा सा ये असाइनमेंट्स ऑपरेटर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अब इनको हम किस तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसके इक्वल टू लाइक माइनस उधर जाके 4 के साथ डी में से, यानी कि जो डी की वैल्यू है डी में से 4 माइनस हो जाएगा। ई की जो वैल्यू है ई में ई के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके न्यू वैल्यू जो आएगी वो ई को दी जाएगी। अगर इसकी बात करें तो एफ़ की, फॉर एग्जांपल एफ़ की वैल्यू पहले 6 थी, 6 डिवाइडेड बाय 3
जो न्यू वैल्यू आएगी वो फिर इस एफ को मिलेगी। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इनकी एक्सप्रेशंस और किस तरह इनको हमने साइन करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए हमने कुछ वैल्यू दे दी है, इंट सी, यानी सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 4 है, एफ की वैल्यू 6 है। हम डिफरेंट सामने वेरिएबल यूज़ कर लिए, उनको नाम दे दिया गया है और नीचे हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं उनको हम देखते हैं कि उस पर इनका क्या फंक्शन होता है, अप्लाई करते हैं। अब इस अगर ऑपरेशन को देखें कि सी प्लस इज इक्वल टू 7, यानी कि सी की जो पुरानी वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 7 10 हो गया। अब जो 10 आएगा वो उस वाले न्यू वाले सी को मिलेगा। इसमें देखें इस ऑपरेशन का क्या होगा, डी, डी की पहली वैल्यू क्या थी 5, 5 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4, 1 आ गई, जो 1 है वो इस डी को मिलेगी। अब इस ई की बात करें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ई की वैल्यू क्या थी पहले 4 थी, 4 इंटू 5 20 हो गया, वो 20 इस ई को असाइन हो गया। इसी तरह एफ की बात देखें, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ गया। अब ये जी, इसका मॉडुलस निकालना है, 3 का जो मॉडुलस निकाल डिवाइड करके पहले जी की वैल्यू 12 थी, 12 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर अनअरे ऑपरेटर्स, दे रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उनके लिए एक ऑपरेंड चाहिए होता है, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे लाइक प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसमें अनअरे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखें कि ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि अगर आपने सिंगल 1 का इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए आप ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे प्री इंक्रीमेंट। व्हेन ऑपरेटर इज यूज बिफोर द वेरिएबल, प्री इंक्रीमेंट, प्री मीन्स जो पहले, यानी कि अगर वेरिएबल से पहले आप वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो आपका प्री इंक्रीमेंट है, और वेरिएबल के बाद आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। उसमें क्या फ़र्क होता है कि वेरिएबल इज चेंज देन एक्सप्रेशन इट इज़ इन द एवेल्यूएटेड। जो वेरिएबल है वो आपका चेंज होता है जो आपने एक्सप्रेशन में वो ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है। पोस्ट वाले में क्या होता है, व्हेन ऑपरेटर इज यूज आफ्टर वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बाद आएगा। उससे क्या होना है, एक्सप्रेशन द वेरिएबल्स इज इन एग्जीक्यूट्स, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी जो आपने उसको ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है। देन द वेरिएबल इज चेंज, यानी कि आपने सी प्लस प्लस लिखा हुआ है और सी की वैल्यू आपने 7 दी, 7 देन प्लस उसमें एक आया 8 और वो आपकी सी की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। वही अगर आपने वेरिएबल से पहले यूज़ किया वहाँ पर क्योंकि एक का इंक्रीमेंट आ रहा था, अब इसमें एक का डिक्रीमेंट आ जाएगा। इस एग्जांपल में हम देखते हैं इजीली, शायद हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सी की वैल्यू 5 है, देन सी आउट इज इक्वल टू, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट है, हाँ जी पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये आउटपुट पे आएगा। अब सी की वैल्यू आप इनपुट करेंगे और उसके बाद वो ऑपरेटर इस पे 1 अप्लाई होंगे, और इसके क्या होगा जी कि आपकी आउटपुट की वैल्यू सी प्रिंट होगी और बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट से पहले आपकी वैल्यू पुट होगी अगर आप ये यूज़ करेंगे, और अगर ये यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू चेंज होके जो उसमें इंक्रीमेंट होगा वो आउटपुट पे आएगा, यानी कि आपका 5 नहीं आएगा 6 लिखा हुआ आएगा। व्हेन वेरिएबल नॉट इन एक्सप्रेशन, जब वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन में नहीं होंगे तब आपको क्या डिफरेंस आता है, ये आप 1 बाय 1 डिफरेंट जो आपके यहाँ पर छोटे टॉस दिए हैं ये आप उस कंपाइलर में अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके आउटपुट पे क्या डिफरेंस आएगा। ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट्स का हमने लास्ट एक्सप्लेन कर लिया। इसका एक्सप्रेशन इस टाइप की होगी, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। वो इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसकी एक की बात करें, इंक्रीमेंट ए बाय 1, यानी कि ए की वैल्यू में लाइक अगर मैंने यहाँ 6 ए की वैल्यू दी है तो 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। देन यूज़ अ न्यू वैल्यू ऑफ ए, यानी जो पहले 6 मैंने पुट किया, 6 प्लस 1 7 हुआ और आउटपुट पे मुझे 7 आएगा लिखा हुआ। इसी तरह इसको देखिए अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं, यूज़ अ करंट वैल्यू ऑफ ए, लाइक पहले 6 मैंने दी हुई थी, 6 आई एक्सप्रेशन में इन विच ए रिजल्ट देन इंक्रीमेंट बाय ए, यानी पहले 6 आएगा फिर उसमें इंक्रीमेंट होकर 7 आएगा। तो ये ऑपरेटर्स आप जो अप्लाई करते हैं वो आपकी इनकी सीक्वेंस है वो आपका अनर एक ऑपरेटर्स का राइट टू लेफ्ट होता है। अब ये एक एग्जांपल इसी लास्ट प्रोग्राम की दी हुई है कि आपने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट आपने अप्लाई करने हैं और उसकी आउटपुट आपने देखनी है कि आउटपुट किस टाइप की आती है। वही सेम आपका
कैरेक्टर्स फिर इंटीजर, इंटीजर में आपने क्योंकि वेरिएबल सी यूज़ किया हुआ है, ए बी सी एक्स वाई जी को भी यूज़ करें, उसकी वैल्यू आपने पहले बता दी है। अगर आप बताना नहीं चाहते तो सी की फॉर्म से आप बाई यूज़र से भी ले सकते हैं। अब वन बाई वन अगर स्टेटमेंट को आप देखेंगे, पहले सी की वैल्यू आएगी, फिर सी में एक इंक्रीमेंट होगा, फिर सी की वैल्यू आएगी, इंक्रीमेंट के बाद फिर आएगी, फिर अगेन सी में एक प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और फिर आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब आउटपुट देखें आप कि पहले सी की वैल्यू 5, फिर 5 जो आपने सी की वैल्यू को आपने आउटपुट की फॉर्म में दिखाया, फिर ये आपका प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल है। ये देख सकते हैं आप कि पहले सी प्रिंट हुआ आपका, फिर सी में जो इंक्रीमेंट होना था वो इंक्रीमेंट हो गया। कितना हुआ सी में, सी की वैल्यू 5 थी, इंक्रीमेंट 1 हुआ। 1 होने के बाद फिर जो न्यू आपकी सी की वैल्यू है 6, वो आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है। इस तरह ये आपके पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट की एग्जांपल, और साथ उनके ये आपको यहाँ पर आप इसका लाइक कह सकते हैं कि कमेंट्स ये में कि आपको आइडिया होगा ये 5 और 6 और किस तरह हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ये आप ऊपर अपने जो आपने ये वाले कमांड यूज़ किए हैं इसमें आप इनको रिप्लेस करके चेंज करके आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं दोबारा। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की कि आपके स्ट्रक्चर्स में कंट्रोल कौन कौन से हैं, लूप्स जो आप पढ़ते थे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर कंट्रोल स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट हुज एग्जीक्यूशन इट्स कंट्रोल, यानी कि आप कोई स्टेटमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर चेक लगाना चाहते हैं कि आपका आंसर ट्रू हो तो ये काम करे, फॉल्स हो तो ये काम करे। लाइक अगर हम एल्गोरिथम उसमें फ्लो चार्ट में बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग किस टाइप की होती है। एक आपकी सीक्वेंस वाइज होती है, ठीक है, और एक आपका डिफरेंट ट्रांसफ़र, यानी कि एक स्टेप से निकल के दूसरे स्टेप में आप वहाँ से एग्जीक्यूट करके या स्किप करके। तो उसके लिए नॉर्मली हम जो वहाँ पर सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स की कमांड भी है, वाइल की भी है, फॉर की भी है, ब्रेक की भी है, कंटिन्यू भी, रिटर्न भी। तो अभी स्टार्ट में हम इफ़ एल्स और इनकी बात करेंगे। सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स में जो कि सीक्वेंस वाइज आपके एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि पहले आपने इंट मेन के बाद स्टार्ट किया, आपने सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखा, ब्रेसेस आपने एंड की, फिर अगला प्रोग्राम लिखा, फिर ब्रेसेस स्टार्ट की। वो यानी कि जो सी प्लस प्लस है वो सीक्वेंस में चेक करते हैं। और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपने सेलेक्ट करने हैं, 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं आपके, यानी कि कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स एंड स्विच। स्विच मीन्स कि आप एक कह सकते हैं कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ टाइप कौन से होते हैं, इफ परफॉर्म एन एक्शन इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी कि इफ द रिजल्ट इज दिस देन दिस, यानी कि अगर एक ये ऑप्शन ट्रू है वेल एंड गुड, नहीं तो फॉल्स वाले की तरफ जाके चेक करेगा। यानी कि अगर आपने एक उसको ऑप्शन बता दिया कि अगर ट्रू है उसको चेक करेगा, और नहीं तो वो उसको स्किप करके अगले में चला जाएगा। इफ़ और एल्स सिलेक्शन, यानी कि इफ़ अगर सिंपल आप इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपली एक कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू वाली को चेक करेगा, अगर आपने उस पर वो इफ़ कंडीशन लगाई हुई है फॉल्स वाले को स्किप कर देगा। लेकिन आप चाहते नहीं कि ट्रू को भी चेक करे फॉल्स को भी, तो उसके लिए आपने इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उसमें दोनों कंडीशन चेक करेगा, पहले ट्रू वाली चेक करेगा और फिर फॉल्स वाली चेक करके लास्ट में जो फिर आपने उसको कहा हुआ है उस कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर देगा। स्विच स्ट्रक्चर, स्विच मीन यानी कि आपकी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच करते हैं। लाइक परफॉर्म वन ऑफ मैनी डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन। रिपीटेशन स्ट्रक्चर, रिपीटेशन यानी लूपिंग, यानी कि आपका एक फंक्शन बार बार परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए क्या, लाइक डिफरेंट मैनी एप्लीकेशन रिक्वायर सर्टेन ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट मोर देन वंस, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन या टास्क होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा दफ़ा वो परफॉर्म होना चाहिए। तो उस सिचुएशन के लिए अब अगर आप पिछली वाली बात करें, देखें इफ़ और एल्स की बात करें तो वो एक ही दफ़ा चेक करेगा, चेक करके अपने लूप में से अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर देगा। लेकिन ये जो लूपिंग की फॉर्म है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये आपका प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक आपने इस पर जो कंडीशन इस पर लगाई हुई है वो फुलफिल नहीं होती, उस वक्त तक ये उसको सर्कुलेट करता रहेगा। लाइक एंड आप सी प्लस प्लस में 3 टाइप्स के आपके रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइल, डू वाइल एंड फॉर।
वाइल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एन एक्शन टू बी रिपीटेड वाइल सम कंडीशन रिमेन्स ट्रू, कि वाइल आपका स्ट्रक्चर या वाइल लूप है, उसमें आपकी जब कंडीशन कुछ ट्रू होती हैं तो वो सिर्फ उसी कंडीशन को रिपीट करता है। डू वाइल में क्या होता है कि आपका वाइल स्ट्रक्चर के सिमिलर ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके लूप को वो टेस्ट करता है, उसकी कॉन्टिन्यूशन चेक करता है, कॉन्टिन्यूशन चेक करने के बाद कि आपकी उसकी बॉडी में यानी कि उसके कोडिंग में आपने क्या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बताया है वो परफॉर्म करता है। वाइल स्ट्रक्चर द लूप कंटिन्यूशन कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। अब ये जब इसका हम फर्दर एक्सपेरिमेंट करेंगे, टास्क जब हम परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि जो वाइल में है वो पहले आपकी बताई जाती है कि आपने कंडीशन क्या है वो टेस्ट करनी है स्टार्ट में, और जो आपका डू वाइल में है वो आपका इसके जो बिगिनिंग ऑफ द लूप होती है वो बॉडी में पहले चीज़ परफॉर्म कर दी जाती है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इफ़ एंड एल्स सेक्शन जो सिलेक्शन है कि फर्स्ट रिपीटिशन जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और फिर बाद में हम बाकी बात करेंगे। अभी हम इफ़ एल्स की बात करते हैं। इफ़ और एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में जिसमें लाइक डिसीजन में हम लेते हैं उसके लिए आप कंडीशंस लाइक ट्रू और फॉल्स, लाइक कि अगर कोई पर्सन पास है या फेल है, इसी दो कंडीशन में होता है। इसी कंडीशन को हम फर्दर इंप्लीमेंट करने की हम कोशिश करते हैं समझने की। कंडीशन इज़ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो कंडीशन हम बनाते हैं एक लॉजिक होती है, लाइक ट्रू और फॉल्स, येस और नो, ऑन ऑफ, ये डिफरेंट लॉजिक्स हैं जिसको आप सी प्लस की लैंग्वेज में आप कंडीशन की फॉर्म में कहते हैं। इट कुड बी अ रिलेशन और बूलियन एक्सप्रेशन, ये कोई रिलेशन भी हो सकता है यानी कि एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन, या आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई कर दिया उस पर। इन अदर वर्ड्स इट स्पेसिफाई द डिसीजन यू आर मेकिंग, लाइक अगर आप जो डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर वो आपको स्पेसिफाई करता है, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स होता है वो यहाँ पर आके आपको बताता है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। इफ स्ट्रक्चर में क्या है, वन स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कि इफ स्ट्रक्चर में आपकी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ब्लॉक की फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि आप उसको ब्रेसेस की फॉर्म में शो करते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट टू बी प्रोसेस इफ कंडीशन इज मीट अदरवाइज इट इज स्किप। यूजेस इक्वेलिटी एंड रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं आप इस स्ट्रक्चर के लिए, और इक्वेलिटी ऑपरेटर जो हमने पीछे बताए थे, डबल इक्वल टू, रिलेशन ऑपरेटर्स, लेस देन और इक्वल टू, ये फर्दर आगे आपके नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे जिसमें सारे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए होंगे ये चीज़। ये देखें डिफरेंट जो आपके रिलेशन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वेलिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। अब सी प्लस प्लस में एक लैंग्वेज में हम इनको इस तरह यूज़ करते हैं। अब ये जैसे अब मेथड की बात करूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसके लिए सी प्लस प्लस में ऑपरेटर इस टाइप का होगा, इसका सिंटेक्स ऐसे होगा, और जब हम इसको रीड करेंगे मीनिंग इसका क्या बनेगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इनको समझने की कोशिश करें। ये आपके लाइक हाई लेवल लैंग्वेज के जो आपका फॉर्मेट है, ये जो सी का जो सिंटेक्स बनता है, ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, ये इसमें वेरिएबल कैसे यूज़ होते हैं, और इसका मीनिंग यहाँ पर कैसे। अब अगर इसकी बात करें नॉट इक्वल टू, अब सी प्लस प्लस में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, और इसका सिंटेक्स बनेगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, और इसका मीनिंग हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन डैट आर इधर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्रेशन या ट्रू होती है फॉल्स होती है, उनका कंपैरिजन करने के लिए लेस देन और इक्वल टू साइन। लाइक अगर हम एग्जांपल में देखें कि अगर आपका ग्रेड है वो 60 से ज़्यादा है तो इट्स मीन कि आपको अलाउ करता है टेस्ट के लिए, आपकी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो एक हमने ये चेक लगा दिया, ग्रेड इज़ लेस देन और इक्वल टू 60, उसमें पैरेंथेसिस हमने यूज़ किया, और ये एक्सप्रेशन हमने ग्रेड की बता दी कि हमने ये एक चेक, ये हमने एक बाउंड्री हमने इसको डिफाइन कर दी है कि अपनी जो डेटाबेस या सॉफ्टवेयर की या जो आपने इसको डाटा एंटर कर रहे हैं उसमें अगर 60 से कम वाले नंबर है उसको वो स्किप कर देगा, या 60 के इक्वल और 60 ज़्यादा को वो लेगा, उससे फर्दर प्रोसेस करेगा। उसमें हम ये कंपैरिजन की डिफरेंस आपके जो सिंटेक्स जो स्टेट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, मतलब जो आप प्रोग्राम जिस टाइप का बनाते हैं उसके लिए आप डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ पर उसको डिफाइन कर देते हैं जिस टाइप की आपने लॉजिक बनानी है। द प्राइमरी सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म अ सिंगल अल्टरनेटिव सिलेक्शन, चूज अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस,
इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रिंट द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट करो और उसके बाद नेक्स्ट चले जाओ। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको इग्नोर कर दो। अब हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में इस तरह देखिए एक डायगोनल, यानी कि आपकी उसको कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग आपका सिंबल है कि अगर ट्रू होगा तो उसका ये रिजल्ट आ जाए और फॉल्स हो तो प्रोग्राम को एंड कर दिए। तो ये यानी कि इफ़ स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि उसमें दो कंडीशन हम चेक करते हैं, यानी कि इफ़ अगर ट्रू है तो दिस आ जाए और अगर फॉल्स है तो ये हो जाए। इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल हम सूडो कोड में अगर बात करें तो किस टाइप की होगी कि इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन प्रिंट पास, यानी कि आपने स्टूडेंट्स के जो मार्क एंटर कर रहे हैं उसमें जिनके 60 या 60 से इक्वल हैं उनको पास कर दे और उनको एक अलग लिस्ट बना दे। अब C++ में इसका कोड हम किस तरह लिखेंगे, इफ़, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स यूज़ किया हमने, ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन रिजल्ट आपका सी आउट लिखा हुआ है पास। अब ये हमने एक सूडो कोड की फॉर्म में लॉजिक थी और इसको C++ की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। इस तरह एक और आपका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जांपल जो है इफ सिलेक्शन की, कि सूडो कोड स्टेटमेंट में किस तरह है कि और यहाँ कैसे है, जो हमने भी पीछे पढ़ा उसी की बात करें, सॉरी, कि हमने यहाँ पर चेक लगाया कि हमने ये बीच में इसको चेक लगा दिया, ग्रेड इज़ लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ट्रू है तो रिजल्ट आपका लिखा हुआ आउटपुट पे पास, नहीं तो फॉल्स है तो आउट कर दे, और अगर पास हो गया तो उसके बाद फिर इधर आ जाए। डिसीजन कैन बी मेड ऑन द एक्सप्रेशन, आपका डिसीजन है जो एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, आपने इसको एक्सप्रेशन क्या बताई हुई है, इसको किस टाइप का टास्क दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इज यूजिंग द रिलेशन एंड इक्वलिटी ऑपरेटर्स, फॉलोइंग एग्जाम्पल यूज। अब डिफरेंस आगे एग्जाम्पल आ रही है, हम चेक करते हैं कि उसमें इफ स्टेटमेंट जो आपकी है, आउटपुट स्टेटमेंट है, इफ़ कंडीशंस हैं वो किस तरह यूज़ करते हैं कि अगर आपकी ट्रू कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट पे रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक क्या बनाई है। अब ये एक प्रोग्राम है, इसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या चेक करना है कि इफ स्टेटमेंट के मुतालिक कि और ऑपरेटर के कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। लाइक नंबर, आपने नंबर 1 और 2 दो यूज़ कर लिए, num1 num2 नाम दे दिया, उसके बाद इनको मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी इसका आउटपुट पे डिस्प्ले आया, उसकी वैल्यू मैंने दी नंबर 1 नंबर 2 की। फिर अब लाइन नंबर 18 पे है जो कि बात समझने वाली है, यहाँ मैंने पहले इफ़ का ये ऑपरेटर लगाया, इफ़ नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2, तो फिर क्या लिखा हुआ है आउटपुट पे, नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर, अब इससे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नहीं है, ये हमने जितने हमने ये प्रीवियस ये सारे जो ये हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स, ये इस प्रोग्राम में हम 1 बाय 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब इफ़ नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2, यानी कि आपने नंबर 1 नंबर 2 आपने डाल दिया, वो 1 बाय 1 स्ट्रक्चर को चेक करेगा कि वो इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, या लेस देन है या ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अच्छा, ये तो सारों को चेक करने के बाद वो फिर लास्ट में, यानी कि ये मैंने एक ही प्रोग्राम में सारे जो आपके ऑपरेटर्स हैं, इफ़ कंडीशन जो आपकी हमने पढ़ी है लास्ट 4 to 5 है, इन सबको हमने एक ही में प्रोग्राम में यूज़ करके हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब देखें कि 2 नंबर मैंने इनपुट किए, वो कौन कौन से थे, ये सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने बताई हुई है, ये स्टेटमेंट, ये सी आउट में लिखा हुआ है। उसके बाद वो चेक करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब अगर आप बात देखें कि एक ये लूप लगा हुआ है 34 पे, 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इफ स्ट्रक्चर हैं आपके। तो 6 मीन्स कि आप अगर आपका आउटपुट देखें 1 2 3, यानी कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इफ कंडीशन में, बाकी को वो चेक नहीं कर रहा, चेक करता है रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका आउटपुट पे वो डिस्प्ले रिजल्ट नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए हमने 2 इनपुट दी, 30 या 35 दी, और नेक्स्ट में हम देखें हमने 20 25 जब दिए, 2 इनपुट सेम दिए हैं। अब देखें इस पे वो कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा है इफ़ की, और इस पे वो इक्वल वाली कर रहा है कि 20 25 मैंने दी है, दोनों इनपुट्स इक्वल हैं, तो वहाँ पर 25 इज इक्वल 25, लेस दैन और इक्वल टू 25, ग्रेटर दैन इक्वल 25, यानी कि जो जो अपने इफ स्ट्रक्चर बनाए हुए थे उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसका रिजल्ट दे रहा है। अब थर्ड में देखिए मैंने क्या किया कि एक वैल्यू मैंने कम दे दी है, एक ज़्यादा दे दी है, फर्स्ट वाली अब मैंने इनपुट कम कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपके
स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, इफ़ एल्स में कि अगर एक कंडीशन नहीं है तो दूसरी को चेक करेगा। अब इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में चेक करें तो देखेंगे वो दोनों कंडीशन को चेक करता है कि ट्रू के केस में क्या रिजल्ट आ रहा है और फॉल्स के केस में। लास्ट में तो देखा था ना कि बस इफ़ ट्रू है तो ट्रू वाले को एग्जीक्यूट कर देगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, फॉल्स वाले को पास कर देगा। लेकिन इसमें वो दोनों चेक करता है कि अगर ट्रू आपके ऑप्शन है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट आएगा। लाइक इसका सूडो कोड अगर हम समझने की कोशिश करें, इफ स्टूडेंट ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 प्रिंट पास, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का आपने ग्रेड एंटर किया है वो 60 है या 60 के इक्वल है, उनका रिजल्ट पास का है जैसे लास्ट में था, उसके अलावा जो है उनका रिजल्ट फेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है। अब इसको अगर हम पहले तो लास्ट में हमने यहाँ तक किया था, अब नेक्स्ट हम क्योंकि इफ़ के साथ एल्स भी लगा रहे हैं, यानी कि हम पास के साथ फेल भी देख रहे हैं, फेल कितने हैं। इफ़ सिंटैक्स ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सी आउट रिजल्ट पास आ गया, उसके अलावा जितने बच्चे हैं उसके लिए फेल लिखा हुआ आएगा। इसका ये फ्लो चार्ट देखें आप, ये आपने चेक लगा दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका पास लिखा हुआ आएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फेल लिखा हुआ। यानी एक स्टूडेंट के आपने ग्रेडिंग सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए और उसका परसेंटेज ग्रेड अगर 60 या 60 ज़्यादा बनता है तो उस स्टूडेंट का रिजल्ट लिखा हुआ पास आएगा, अगर उससे कम बनता है तो फेल लिखा हुआ आएगा। और ये आपकी डिफरेंस है, उसके लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि अगर पास है और फेल है, कंपाउंड स्टेटमेंट किस टाइप की होती हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस आल्सो नोन एज ब्लॉक्स, यानी कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ना आपका एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है। लाइक अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इफ़ ग्रेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, सी आउट पास्ट स्लैश एन न्यू लाइन में चला जाएगा, देन एल्स, नहीं तो फिर आगे चेक करेगा, अगर वो फेल्ड है तो फिर लिखाएगा और साथ उसको मैसेज आ जाएगा कि आपके ये कोर्स अब दोबारा लोगे। ये डिपेंड करता है कि आपने इस ब्लॉक्स में लॉजिक क्या बनाई है। अगर हम ये ब्रेसेस यूज़ ना करें तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कुछ सिंटेक्स ये बनेगा, आप सी आउट यू मस्ट टेक दिस कोर्स अगेन स्लैश एन, ये भी एग्जीक्यूट होगा अगर विदाउट ब्रेसेस आप यूज़ करें तो। एक एग्जांपल इसमें दी हुई है, इसमें देख लेते हैं कि आपका टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हमने डिटरमाइन करना है कि हमने देखना है कि जो आपका यूज़र है उसका टेम्परेचर कितने, वो बीमार है या ठीक है। एक आपने किसी भी पेशेंट का आपने टेम्परेचर चेक किया, उसके लिए आपने कोड बनाया हुआ है, लाइक आपने इसको नाम दिया हुआ है कि इसका जो अगर इसका टेम्परेचर नॉर्मल है वो तकरीबन 98.6 होना चाहिए, और अगर टेम्परेचर उसका हमने खुद इनपुट किया है तब क्या होगा। अब हमने ये डिफ़ाइन कर दिए, देखें कि हम ये नाम दिए हुए हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी आपका जो डाटा टाइप है वो कांस्टेंट है लेकिन इसका साइजिंग ज़्यादा है तो हमने डबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है कांस्टेंट फिक्स है, तो ये मतलब नॉर्मल बंदे का जब टेम्परेचर 98.6 है, फिर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, हमने उसके लिए डाटा टाइप डबल यूज़ किया है। सी आउट एंटर जो टेम्परेचर स्लैश टेम्परेचर एंटर करें कितना, जो कुछ भी आपने एंटर किया, फिर उस कंडीशन को चेक करेगा। इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन नॉर्म, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना आपका 98.6, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 102 है, 102 यहाँ पर आया जो कि ग्रेटर देन नॉर्मल टेम्परेचर है। इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन नॉर्म प्रिंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या प्रिंट करेगा जी, प्रिंट ये करेगा कि यू आर सिक, यानी आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप बीमार हैं, आप आराम करें। ठीक है। एल्स अगर नहीं आपका टेम्परेचर कम है तो यू आर परफेक्ट प्रोग्राम में। ये देखिए लाइक टेम्परेचर आपका 100 था तो उसने बताया कि भाई आपका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है जो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, इट्स मीन कि यू टेक रेस्ट। नेक्स्ट केस में अगर आपका टेम्परेचर 98 है तो वो बता रहा है कि यू आर परफेक्टली फाइन। देखिए आपका टेम्परेचर क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा था इसलिए उसने आपको ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पर डिफ़ाइन की है, आपने जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें चीज़ बताई है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसका ये रिजल्ट दे, अगर सेटिस्फाई ना करे यानी आंसर ट्रू ना हो तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये रिजल्ट आए। नेक्स्ट में देखें उसने बताया कि टेम्परेचर आपका नॉर्मल है तो वो आपका फाइन दे रहे हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर नॉर्मल जो आपने डिफ़ाइन किया हुआ था उससे कम है।